बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद हमने मिरर को लेकर इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी मिरर का जो सेंटर होता है, कर्व्ड पार्ट का सेंटर, उसे हम बोलते हैं पोल। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि वो स्फेयर जिसमें से हमने मिरर बनाया है, उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम मिरर पर पैरेलल लाइट रेस फॉल करवाएं तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। आज हम पढ़ेंगे रूल्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इससे आगे हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। यानी जब स्फेरिकल मिरर पे लाइट पड़ेगी तो वो किस तरह का इमेज बनाएगी, किस तरह की उसकी साइज होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो चीज आगे हमें पढ़नी है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि जब भी मिरर पे लाइट पड़ेगी तो वो कौन से असूलों पर रिफ्लेक्ट होगी। बात समझ रहे हैं मेरी आप? ये है कॉनकेव मिरर। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कॉनकेव मिरर लिया है, और मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, इनवर्ड हो, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज? कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज। यानी कि जब लाइट रेस मिरर पे पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे आकर मिल जाएंगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो हमारा टॉपिक ये है कि जब भी कॉनकेव मिरर पे लाइट पड़ेगी, देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे कॉनकेव मिरर लिया है, ये रूल कॉन्वेक्स के लिए भी है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मिसाल किसकी दी है? कॉनकेव की। तो जब भी कॉनकेव मिरर पे लाइट पड़ेगी तो ये कुछ असूलों के मुताबिक रिफ्लेक्ट होगी। फिर उन असूलों को सामने रखते हुए हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। अब ये जो चीज है ये पोल बोलते हैं इसे हम, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, और ये होता है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 3 इंपॉर्टेंट इसके टर्म है, ठीक है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब पैरेलल होने का मतलब क्या है? आपने कभी रेलवे ट्रैक्स देखे हैं? रेलवे ट्रैक्स वो हमेशा साथ साथ होते हैं, यानी ऐसी 2 लाइनें जिनके बीच का फासला कभी चेंज ना हो, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे ये 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का फासला अगर चेंज नहीं हो रहा, हर जगह पर इनका फासला सेम है, तो इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? अब रूल नंबर 1 ये कहता है कि वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे कि मान लें ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ऑब्जेक्ट में से क्या निकल रही है? लाइट रे। अब सबसे पहले आप ये समझें कि लाइट रे क्या चीज है। हम लाइट रे किसे कहते हैं? अगर मुझे आपको यह समझाना हो कि एक सोर्स है और उस सोर्स में से लाइट निकल रही है, तो आपको समझाने की खातिर मुझे एक सोर्स बनाना पड़ेगा। मान लो कि ये बल्ब है और ये इसमें से लाइट निकल रही है, तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये एरोज बनाए हैं ताकि आपको समझा सकूं कि इधर से लाइट निकली, आगे मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट हुई। तो बेटा ये जो रे है ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम लाइट की डायरेक्शन को शो करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी आप? अब यही टॉपिक आप जो है केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऑप्टिक्स में
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अगर कहीं पर भी वर्ड रे यूज होता है तो इसका मतलब है कि यह एक तरीका है जिसकी मदद से हम लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट निकल रही है। अब ये चीज मैं आपको कैसे समझाऊं? तो इसको समझाने के लिए जो तरीका मैं यूज करूंगा वो एक एरो होगा, और इसी एरो को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। बात आई समझ में? यानी वो मेथड जिसकी मदद से लाइट की डायरेक्शन को शो किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट रे बोलते हैं। ठीक, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से क्या निकल रही है? लाइट रे। ये क्या है? लाइट रे। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से क्या निकली? लाइट रे। अब ध्यान से देखें, रूल नंबर 1 ये कहता है कि वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या होगी? पैरेलल। अब मुझे बताएं कि ये जो लाइट रे जा रही है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? देखें, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये है लाइट रे। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। ये ऑब्जेक्ट, इसमें से लाइट निकली, ये लाइट रे है, और ये क्या है? लाइन। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट रे, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो मिरर से टकराने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये मिरर से टकराने के बाद पास होगी कहां से? फोकस में से। बात समझ रहे हो भाई? बिल्कुल सिंपल रूल है कि ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी, तो वो मिरर से टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस में से। इसको हम बोलते हैं रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2। अब ये जो रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 1 का अपोजिट है। रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का अपोजिट है। अब मैं थोड़ा आपका माइंडसेट देखना चाहता हूं कि रूल नंबर 2 क्या कहता होगा। थोड़ा आप सोचें इस पे। मैंने आपको हिंट दिया है कि रूल नंबर जो 2 है वो रूल नंबर 1 का अपोजिट है। भाई सोचें। रूल नंबर जो 2 है वो रूल नंबर 1 का क्या है? अपोजिट है। अब आपको सोचकर बताना है कि क्या होगा उसमें। फोकस में से पैरेलल होगी। किसके? किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जबरदस्त। बात समझे नहीं समझे? समझाता हूं मैं आपको। इसने बिल्कुल सही कहा है। अब देखें, मैंने बिल्कुल इस केस की तरह ये बनाया कॉनकेव मिरर। ये क्या है बेटा? ये चीज क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या किया? मैंने ये बनाया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब रूल नंबर 1 ये कह रहा था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो मिरर से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? अब रूल नंबर 2 इसका अपोजिट है। कैसे? रूल नंबर 2 ये कहता है, ध्यान से सुने, कि जो लाइट रे फोकस में से पास होगी, किस में से पास होगी? फोकस में से, तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात को समझें, इधर ध्यान दें। रूल नंबर 1 में क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पास हुई फोकस में से। अब क्या है कि पास हो रही है फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। भाई बात समझ रहे हो मेरी? रूल नंबर 1 में क्या था कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी,
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास हुई? अब रूल नंबर 2 में लाइट पास ही फोकस में से हो रही है, तो अब ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का क्या है? अपोजिट। बात आ गई समझ में? इसमें से पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस में से पास हुई। अब ये पास ही फोकस में से हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो रूल नंबर 2 लिखते हैं, द लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस या प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर will pass through, will be parallel to, किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। will be parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 देखिए, आगे हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लाइट जो है वो कौन से असूलों के मुताबिक रिफ्लेक्ट होती है। तो ये फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल नंबर 3 ये कहता है कि वो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी। पहले हमने क्या किया था? लाइट रे को पैरेलल किया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास हुई? फोकस में से। दूसरे रूल में हमने लाइट रे को कहां से पास करवाया? तो वो क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब तीसरे केस में हम क्या करेंगे? लाइट रे को पास करवाएंगे सेंटर ऑफ। अब ये रूल कहता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी तो वो लाइट रे रहेगी अनडेविएटेड, यानी कि नो चेंज इन डायरेक्शन। पिछले दोनों केसेस में डायरेक्शन चेंज हुई है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस में से पास हुई, फोकस में से पास हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब लाइट रे क्या होगी? अनडेविएटेड, यानी कि इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज। अब डायरेक्शन में चेंज ना आने का मतलब यह है कि लाइट वापस उसी तरफ रिफ्लेक्ट होगी जहां से वो आई थी। बात समझ रहे हैं मेरी? रूल नंबर 3 के मुताबिक क्या होगी? अनडेविएशन, यानी कि नो चेंज इन डायरेक्शन, यानी जहां से लाइट रे आई थी ये उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मिरर है उसका बीच है खाली, वहां पे कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो उसे इंटरप्ट करे। इसी वजह से लाइट रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी जहां से वो आई थी। अब आते हैं रूल नंबर 3 लिखता हूं मैं इधर, इसके बाद लिखते हैं रूल नंबर 4। ये आप लिख लें, रूल नंबर 1 लिखे जल्दी। रूल नंबर 3, अब बात करते हैं लास्ट रूल की, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 यह कहता है कि अगर इंसिडेंट रे एंगल बनाती है पोल के साथ, ध्यान दे इधर, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट से निकली एक लाइट रे, और लाइट रे ने कहां पे जाके स्ट्राइक किया? पोल पे।
तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे, अब ये जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकली है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब इसने कहां पे फॉल किया? पोल पे। तो अब ये क्या करेगी लाइट रे? ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके साथ ये एंगल बनाएगी, जैसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, विथ प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी यानी कि दिस वन, ये भी क्या करेगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात आ गई समझ में? तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि वो लाइट रे जो इंसिडेंट करती है पोल पे, तो अगर वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ाया था, कंडीशंस फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट को रेगुलर तरीके के साथ रिफ्लेक्ट करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में मिरर कहते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये थी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो फिर ये जरूरी होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये कंडीशन है किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की।